गया सबसे पहला एस्ट्रॉइड अगर कोई है तो वो है 2020 AV2। सिंपल पूछ लेगी यूपीएससी, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 किससे संबंधित है ना। कुछ ग्रह का नाम दे देगी या आपसे पूछ लेगी भाई ये क्या है, एस्ट्रॉइड है या एक प्लेनेट है, ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए एक एस्ट्रॉइड है जो पूरी तरीके से शुक्र ग्रह की कक्षा में स्थापित, और ये पहला ऐसा प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट लिखिए अब आप, नेक्स्ट पॉइंट बताइए। ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के पूरे लेक्चर का, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप लोग मानो तो ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल। ठीक है, इसको इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे, ऊर्जा URJA, ऊर्जा दक्षता DAKSHATA, ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल। ठीक है, उदित जिसका शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेगी, उदित UDIT हाल ही में चर्चा में रहा क्या है। ठीक है ना। देखिए ये कोलैबोरेशन है, एक सामूहिक प्रयास है। किस किस का, पहला पॉइंट लिखिए, यह एक सामूहिक प्रयास है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। यह एक सामूहिक प्रयास है किसका, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्लस वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्लस वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का यह एक सामूहिक प्रयास है। दूसरा, यह एक डाटाबेस है। सिंपल शब्दों में समझिए ये क्या है, ये ओवरऑल एक डाटाबेस है जिसमें क्या है, जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी से लेकर एनर्जी एफिशिएंसी से संबंधित सभी प्रकार के डाटा को शामिल किया जा सकता है। यह एक डाटाबेस है जिसमें ऊर्जा दक्षता से संबंधित सभी प्रकार के उपायों, सभी प्रकार के टूल्स, सभी प्रकार के समाधान, सभी प्रकार के अभी तक क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, इन सब को शामिल किया गया किसमें, ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है उदित। और ये किस किस का इनिशिएटिव है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्लस किसका, आपका ये है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। ठीक है ना, ये है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कीजिए आप, एक पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट नोट बना के लिख लीजिए इस चीज़ को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में सरकार के द्वारा, लिख लीजिए, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा नेशनल चंबल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दे दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा नेशनल चंबल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है ना। और वही बात, अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इको सेंसिटिव जोन का जो दर्जा दिया गया, स्टेटस दिया गया, ये कौन से एक्ट के अंडर में है। तो सबको पता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इसको दिया गया है सर। ठीक है ना। अब नेशनल चंबल सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी इसकी लोकेशन पूछ सकता है, यूपीएससी का फेवरेट है ये रीजन, फेवरेट भी है और पूछा भी है। घड़ियाल के बारे में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि आप इसको नेचुरल इन्वायरमेंट में कहाँ पर पा सकते हो, तो आपको पता है कि ये चंबल सेंचुरी में घड़ियाल वहाँ पर चंबल नदी के किनारे मिल सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसकी जियोग्राफिकली लोकेशन की बात करें तो जो हमारा ये नेशनल चंबल सेंचुरी है ये आपका विंध्यन रेंज में स्थित है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला है ना, जो उस रेंज में ये स्थित है। तो आपसे पूछ लेगा यूपीएससी की ये सतपुड़ा में स्थित है, मालवा रेंज में स्थित है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर गलत हो जाएगा, है ना। फिर दुख होगा कि यार ये तो मेरे को आता था और फिर गलत होगा। तो माइनर डिटेल भी इसका लिख लो आप कि ये आपका विंध्यन रेंज में है। ठीक है ना। और दूसरा, ये आपका चंबल नदी के किनारे किनारे पूरा का पूरा एक्सटेंडेड है, पूरा इसका जो विस्तार है चंबल नदी के किनारे किनारे इसका विस्तार है। और इसके सीमा की अगर हम बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे तक इसकी सीमा है। चंबल किसकी सहायक नदी है, सिंपल है, यमुना की। तो यमुना नदी के किनारे तक चंबल का इसका सेंचुरी का पूरा विस्तार है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने जियोग्राफिकल लोकेशन की बात कर ली, इम्पोर्टेंस जो दिया दर्जा उसकी बात कर ली। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट एनिमल जो पाया जाता है वो है घड़ियाल, उसके बारे में बात कर ली, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ भी चुकी यूपीएससी। ठीक है। आज का नेक्स्ट लिखिए अब आप, यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक बना लीजिए, पॉइंट बना लीजिए, यूनाइटेड फॉर
बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये आपका किससे रिलेट करता है, किस संस्था से करता है, यूपीएससी पूछ लेगी। ये आपका यूएनईपी से संबंधित है, यूनेस्को से रिलेट करता है, आईयूसीएन से रिलेट करता है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपका यूरोपियन कमीशन से रिलेट करता है, ये आपका यूरोपियन कमीशन से रिलेट करता है। ठीक है, ये आपका यूरोपियन कमीशन से रिलेट करता है। इसका प्रयास क्या है, इसका प्रयास वही है जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो कि जैव विविधता में यूनाइटी मतलब एकता लाने का प्रयास करना है। मतलब उनके कंजर्वेशन को इस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे कि पूरे देश में जीव जंतु आराम से रह सके। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, यूरोपियन कमीशन का क्या प्रयास है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास प्रस्ताव भेजेगी कि आपके पास जितना भी डाटाबेस है, आपके वहाँ जितनी भी सेंचुरी है, जितने पेड़ पौधे, जितनी वैरायटी का फ्लोरा एंड फोना है, आप हमारे पास भेजिए डाटाबेस, हम उसको एक जगह पर कलेक्ट करेंगे और आपकी भी वहाँ तक पहुँच होगी ताकि आप अपनी पॉलिसीज़ को अच्छी तरीके से बना सको। ठीक है ना। तो यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है, यूरोपियन कमीशन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज का ये मेरे अकॉर्डिंग ये लास्ट ही है और इम्पोर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, स्टार बना लो, जैसा भी बना सकते हो बना लो। अभी हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में हुआ था कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा एक मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। आप लोगों ने सुना होगी खबर, कांग्रेस के ही कोई सदस्य थे जिसको सस्पेंड कर दिया गया था। ओब्वियसली एक कांग्रेस का ही मोस्टली प्रोबेबिलिटी तो यही है कि कांग्रेस का ही सदस्य सस्पेंड होंगे क्योंकि वो अपोजिशन है। तो उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो काफ़ी न्यूज़ में रहा ये मामला कि भाई उसको सस्पेंड करने का क्या प्रोसीजर है, उसको रिटेन करने का क्या प्रोसीजर है। तो यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगी, ज़रूर पूछेगी, इस साल नहीं अगले साल, या घुमा फिरा के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इससे पूछ लेंगे। ठीक है ना। तो बनाइए आप इसकी पहला पॉइंट लिखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यदि कोई मेंबर रूल्स का वायलेशन करता है, अब्यूज़ करता है, रूल को तोड़ता है, यदि कोई मेंबर रूल का वायलेट करता है, रूल को तोड़ता है, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को पूरी अथॉरिटी है कि वो उसको सस्पेंड कर सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को पूरी उसकी अथॉरिटी है कि उसको वो सस्पेंड कर सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के प्रस्ताव की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, यूपीएससी कह ले कि 1/3 वोट के द्वारा कोई रेजुलेशन पास करके और मेंबर को हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के पास फुल फ्लेज्ड अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, उसकी मर्जी है। अगर आप रूल को वायलेट करोगे तो आप उसको हटा देगा। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई टीचर क्लास में अगर कोई बच्चा शरारत करे तो उसको निकाल देगा। क्या वो प्रिंसिपल के पास जाएगा कि सर मेरी क्लास में एक बच्चा है वो शरारत करता, आप क्या कहते हो, क्लास से निकाल दूँ क्या? सस्पेंड करना तो उसके पास अथॉरिटी है, वो खुद ही कर सकता है। ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें। सेकंड पॉइंट ये है, लेकिन जो इसको रिवोकेट करना होगा, रिवोकेशन जो इसका होगा, मतलब इसको जो दोबारा बुलाना होगा, उसके लिए प्रस्ताव पेश करेगा हाउस। उसके लिए लोकसभा का जो सदन है वो एक प्रस्ताव पेश करेगा, उसको पास किया जाएगा, तब वो मेंबर को रिवोकेट किया जा सकता है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष को इजाज़त है कि वो उसको सस्पेंड कर सकता है, लेकिन उसको वापस बहाल करने की पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं है। उसको वो तभी कर सकता है जब एक मोशन सदन में आए, वो पास हो और वो फिर उसको दोबारा सदन में शामिल कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन वो जो प्रस्ताव है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुमत से हो, मतलब लिखित बहुमत से हो, वोटिंग के बहुमत से नहीं। अभी क्या हुआ था, अभी आप लोग याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। अभी केवल ध्वनि मत प्रस्ताव से ही, मतलब लोकसभा अध्यक्ष ने पूछा कि भाई ये मेंबर को मैंने सस्पेंड किया था, क्या बोलते हो, दोबारा वापस ले लें? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, जी सर बिल्कुल सही कहा, अब इसको वापस ले लो, इतनी सज़ा काफ़ी है। तो मोशन को आप करके वापस ले सकते हो। अब कोई प्रोसेस तो इसमें कोई अलग नहीं किया ना उन्होंने। ठीक है। सेकंड पॉइंट बनाइए इंपॉर्टेंट।
लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष को किसी भी मेंबर को सस्पेंड करने की पावर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपीएससी पूछ लेगी कि दोनों सदन के जो अध्यक्ष हैं उनके पास पावर है, नहीं, साफ गलत है। राज्यसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि राज्यसभा का कोई मेंबर अगर रूल को वायलेट करता है तो एक मोशन लाया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसमें फुल फ्लेज्ड अथॉरिटी जैसे लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष है, वैसे राज्यसभा में सभापति के पास ये पावर नहीं है। हाँ, लेकिन सेम वही है, अगर आपको इसको रिवोकेट करना है, रिवोकेशन इसका करवाना, वापस इसको लाना है, तो वही एक प्रस्ताव लाओ और फिर से वापस शामिल हो जाओ, सिंपल वही है। लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष के पास किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करने की पावर नहीं है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, ठीक है। ये याद रखिएगा हमेशा, मेंस में भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्या डिफरेंसेस है पावर के बीच में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा, तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब यही इसमें है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, मेरे हिसाब से ये ठीक है। लेक्चर 40 मिनट का हो चुका है, ठीक है। अब अगर बात करें कोविड-19 की, मैंने आप लोगों से जैसे कल अपील की थी कि आप लोग जितना भी आप लोग हेल्पफुल हो सकते हैं किसी के प्रति आप कीजिए, वो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की अपनी कुछ सीमाएं हैं, सरकार इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। लेकिन आप वो आदमी हो जो अपने लोकल लेवल पर परिवर्तन ला सकते हो, है ना। गवर्नमेंट हर जगह सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर जो पावर है आप उसको दिखा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मेरा विश्वास ये है। तो प्लीज़ जितना भी हो सके आप लोगों को अगर राशन सामग्री दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपने नॉलेज का जो आपका हथियार है, ओसम जो आपका नॉलेज का हथियार है उसको आप ज़रूर यूज कीजिए, उनको बताइए, उनको जागरूक कीजिए, उनको समझाइए कि चीज़ों को हल्के में मत लो। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, 24 मार्च की बात कीजिए आप, 24 या 25 मार्च की कितने केसेस थे इंडिया में? 500 या 600 केसेस थे। आज देख लो आप, एक महीना ही तो हुआ, लगभग 38-40 हज़ार केसेज आ चुके हैं। अब इसकी रेट आप गुना करो भी कितने प्रतिशत है, कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये बातें आप लोग नहीं समझोगे तो कोई नहीं समझ सकता। फिर आप किसी रिक्शा वाले को नहीं समझा सकते हो कि भाई कोविड-19 के केस 500 थे मार्च में, अब इतने हो गए हैं, 70% इंक्रीज रेट है, ये है वो है, वो मानेगा ही नहीं, वो मानेगा नहीं, और उसको समझाना भी नहीं है। आप उसको क्या कर सकते हो, देखिए ऐसे आदमी को समझाना चाहिए जो समझ सके। आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको केवल सामग्री प्रोवाइड करवा सकते हो। कोई एनजीओ है आपके लोकल लेवल पर, आप उसके साथ कांटेक्ट करके उसको राशन सामग्री प्रोवाइड करा सकते हो, या आप उसको खुद दे सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप उसको समझाने बैठोगे तो वो पता चले आप कोई कुछ उल्टा सीधा कह के निकल जाए कि यहाँ तो बच्चे भूखे मरने लग रहे, तेरे को अपना ज्ञान दिखाना है। ऐसे आदमी से नहीं। लेकिन हाँ, जो आदमी सोसाइटी में जिनका प्रभाव है, गाँव में हर जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जिनका सोसाइटी में प्रभाव होता है, आप उनके पास बैठकर उन चीज़ों को डिस्कस कीजिए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए, उनको फॉलो करवाने का प्रयास कीजिए कि आप मास्क पहनिए सर, आपको देख के 4 लोग और पहनेंगे, 4 को देखकर 5 लोग और पहनेंगे। तो वो चीज़ें हैं, आप वहाँ पर परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है ना। पता चला किसी रिक्शे वाले के पास जाके मत स्टार्ट हो जाना कि मैं तो तेरे को समझा के जाऊँगा आज और तेरे को माननी पड़ेगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक तो यही बातें थी। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि कुछ कहानी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए ये कहानी है, आप इसको एजुकेशन के तौर पर ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इसको समझ सकते हैं, लाइफ में उतार सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इस लॉकडाउन में जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है, पर्सनली मेरे को जो हुआ कि कुछ अलग चीज़ें पढ़ने का बहुत ज़्यादा अवसर मिला है कि भाई कुछ अलग करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, नॉलेज को थोड़ा बढ़ाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सोसाइटी को समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में बुक पढ़ी तो मेरे को बड़ा मतलब इंस्पिरेशन मिली कि सच में लाइफ कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें इंसान अपनी उपयोगिता, अपनी यूटिलिटी को साबित कर सके
कि मेरा अगर जन्म हुआ तो इस चीज़ के लिए हुआ है, मेरी अगर यूटिलिटी है तो समाज में मेरी यूटिलिटी ये है। ऐसा नहीं है कि मेरा जन्म सिर्फ हुआ है, बड़े हो गए, जवान हो गए, फिर डेथ होगी, नहीं, मेरा इसलिए जन्म तो नहीं हुआ है, मेरा समाज का कुछ प्रति उत्तरदायित्व है, कुछ जिम्मेदारी है, मेरा जन्म सिर्फ और सिर्फ उसको पूरा करने के लिए हुआ। अब उसके कर्म में आप IAS बनो, IPS बनो, कुछ भी बनो, वो सिर्फ एक फेज़ है, वो सिर्फ एक फेज़ है, आपकी जिम्मेदारी को निर्वहन करने का एक साधन मात्र है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए, ये अगर कहानी को स्टार्ट करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म सबको पता है, एक राजघराने में हुआ, अच्छा खासा अमीर उनके पिता थे, नरेश थे, क्षत्रिय थे। तो उस टाइम पर उनके नामकरण के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया गया, हिमालय से एक ब्राह्मण को बुलाया गया और उनको पूछा गया कि साहब देखिए इसका क्या भविष्य है। तो उसने कहा कि बेटा आप चाहे इसका कुछ भी कर लो, कितना ही आप इसको राजपाट के प्रति आकर्षित कर लो, इस आदमी को तो सन्यासी बनना है। अब राजा के चिंता की लकीरें राजा के दिलो दिमाग पर बढ़ गई कि यार एक तो पुत्र है मेरा, एक सन है, अब वही सन्यासी हो जाएगा तो इतना बड़ा राजपाट है, इसको कौन संभालेगा, क्या करूं मैं। तो वहाँ उनके पिताजी ने क्या किया, उनके पिताजी ने जितनी भी उनके पिताजी ने क्या किया, जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती थी उतनी सुख सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराई, है ना। जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती थी, जितनी भी हम लोग सोच सकते हैं, शराब, ये वो, जो भी कुछ आप सोच सकते हो, सब कुछ उनको प्रोवाइड कराया कि भाई ये मेरा लड़का सन्यास के प्रति आकर्षित ना हो। बट डेस्टिनी तो डेस्टिनी है, भाग्य भाग्य होता है, आप उसको थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हो। वही हुआ। तो एक दिन उन्होंने अपने सारथी से कहा, किसने, महात्मा बुद्ध ने, वो पहले बुद्ध तो नहीं थे, ना ही महात्मा थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, सिंपल सिद्धार्थ, एक राजा का बेटा, इससे ज़्यादा उनकी पहचान नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि चलो एक राउंड का चक्कर मार के आते, यार घर लेटे लेटे भी लॉकडाउन में परेशानी है। उनके लिए तो लॉकडाउन ही था वो शुरू से, कि माँ बाप कहीं जाने नहीं देते थे दुनियादारी में। तो बोले कि चल यार एक दिन घुमा के ला, वो लेके चल पड़े। रास्ते में गए, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, किसी की अर्थी जा रही है, वो उसने देखा यार ये क्या चीज़ है। तो सारथी ने बताया कि सर यही तो सच्चाई है, आप तो वहाँ महल में रहते हो, आपको क्या पता गरीब किस तरह से रहता है, झुग्गी झोपड़ियों में किस तरह से लोग रहते हैं, लोग कैसे बीमार होते हैं, उनके पास दवाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपने तो कुछ देखा ही नहीं आज तक। उसको बड़ा अजीब सा लगा, यार मैं आज तक कैसा जीवन जिया, मैंने इतनी अच्छी एजुकेशन ली, इतना अच्छा मेरे पास साधन है, सारी चीज़ें हैं, बट मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंजॉयमेंट। तो उस दिन उनका मन कहीं ना कहीं ऊब गया इन सारी मोह माया से। वो बोले कि ठीक है यार, छोड़ो इन चीज़ों को, चलते हैं अपन, बस बहुत हो गया, अब कुछ करते हैं, कुछ वास्तविक जो काम का है मेरा जीवन में, मैं वो करता हूँ। गए, घूमे, वर्षों तक घूमे इधर उधर, अंत में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। अंत में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए लोगों से, उनकी धीरे धीरे ख्याति बढ़ी, लोग उनके पास आने लगे। तो एक महिला भी उनके पास आई, एक दिन एक महिला भी उनके पास आई और उसको बोली कि मेरे लड़के की डेथ हो गई है, मेरे लड़के की डेथ हो गई है, मेरा एक ही लड़का है, मेरे को नहीं पता आप इसको कैसे ठीक करोगे, बट मेरे को ये ठीक चाहिए है। अब वही बात मैंने कहा कि आप रिक्शे वाले को नहीं समझा सकते हो। तो महात्मा बुद्ध ने भी बताया कि उसने सोचा कि यार मैं इसको तो नहीं समझा पाऊँगा, अब मैं इसको ये समझाने लगूँ कि आत्मा अमर है, शरीर छोड़ देती है, दूसरे को पकड़ लेती है, तो ये समझेगी नहीं और इसकी सिचुएशन है भी नहीं समझने की। तो महात्मा बुद्ध ने क्या आइडिया लगाया, देखिए जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही रास्ते निकालते हैं, वो इरिटेट नहीं होते हैं, वो जो समझदार होते हैं वो अपनी नॉलेज का ऐसे यूज़ करते हैं। उसने कहा कि एक काम करो, आप गांव में जाओ और एक ऐसे घर से चावल लेके आओ जिसमें कोई भी आदमी मरा ना हो, जिसमें कोई भी आदमी मरा ना हो। आप ऐसे घर से एक कटोरा चावल का लेके आओ, मैं आपके लड़के को जिंदा कर दूंगा। वो गई, लोगों से बोला,
लोग उसको एक कटोरा की जहाँ एक बोरी देने को तैयार थे, लेकिन जब वो दूसरी कंडीशन बताती कि आपके यहाँ पर कोई डेथ हुई है, तो वो कहते कि भाई डेथ तो हुई है, नेचुरल है, डेथ क्यों नहीं होगी, मेरा लड़का मर गया, मेरा पति मर गया, पत्नी मर गई। वो घूम आई सुबह से शाम, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम से रात, अगला दिन पहुंची महात्मा बुद्ध के पास, बोली कि सर मेरे को देने को तो लोग चावल बहुत ज़्यादा तैयार है, पर आज तक मेरे को ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें डेथ ना हुई हो। बस महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि बस यही तो है कॉन्सेप्ट। जब मृत्यु सत्य है, आपका अंतिम ट्रू है, फाइनल डेस्टिनेशन है, तो आप किस चीज़ का दुख मना रहे हो? आप कोई अलग थोड़ा हो, आपके साथ भी यही होगा। तब उसको समझ में आया कि हाँ बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। तब महात्मा बुद्ध ने लोगों को ज्ञान दिया, उनको समझाया कि देखो जीवन एक्चुअल में ना सुख नहीं है, जिसको हम उनके 4 सत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन सत्य नहीं है, जीवन सुख नहीं है, जीवन दुख है, केवल दुख है जीवन में। अब आप बोलोगे कि सर हम तो सारा दिन सोते रहते हैं और घर पे आराम से लेटे रहते हैं, उसमें क्या दुख है? तो भाई वो फ्यूचर के लिए आपका शरीर का दुख है। आज तो आप आराम कर रहे हो, कल का आपका शरीर जब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, आपके अंदर फैट या जो भी कुछ है, तो वो दुख है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसमें सुख ही सुख हो, जिसमें दुख ना हो। दुख ही अंतिम रियलिटी है, दुख से बड़ी कोई वास्तविकता नहीं है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने पहली बात ये कही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई दुख तो है, बट दुख का कोई ना कोई कारण भी है। दुख का कारण भी है। बोला क्या साहब? बोला तृष्णा, आपकी इच्छाएं सबसे बड़ी दुख का कारण ये है। आपके पास i20 है, आपके पास i10 है, बट आपको फॉर्च्यूनर चाहिए। आगे बढ़ना पॉजिटिविटी है। आप उम्मीद करते हो कि आप 10,000 रुपये कमाते हो तो आप 50,000 कमाओ, वो जायज़ है, वो लेजिटिमेट है। बट आपके पास अगर आपका काम एक कार, एक i20 या स्विफ्ट से चल सकता है, तो आप अगर बुकाटी या फरारी की उम्मीद रखो और अपने आप को उसके लिए परेशान करते रहो बार बार, वो फिर गलत है। बोला कि दुख का कारण है, आपकी तृष्णाएं हैं, दुख का कारण है। तो बोला साहब फिर इसका समाधान भी होगा। बोला समाधान भी है। बोला क्या? बोले कि 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग है, मतलब उनका मूल क्रक्स अगर समझे तो क्या? खुद पर कंट्रोल, खुद की इंद्रियों पर कंट्रोल क्या है? सॉल्यूशन है किसका? आपकी तृष्णाओं का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का, उसके ऊपर कंट्रोल ही किया है। अगर हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल राइट है। आपको इतना ही चाहिए, ठीक है। और अंत में उन्होंने क्या कहा कि अंत में अगर कुछ वास्तव है तो वो है ज्ञान, नॉलेज। अंतिम क्या है? आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अंतिम आपका उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान। और उस ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो सजेस्ट किया वो सबसे परफेक्ट मार्ग है। वो क्या है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब ना तो आप ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाओ, पता चला 14-15 साल एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हो, सब कुछ छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, ऐसा मत करो। और ऐसा भी मत करो कि पूरा दिन में आप 5 मिनट भगवान का नाम लो और पता चले इसी से मिल जाएगा भगवान या ज्ञान मिल जाएगा, वो भी संभव नहीं है। तो आपको एक मिडल वे, एक मिडल पाथ आपको बनाना पड़ेगा। वो बोले कि कैसे बनेगा फिर ये मिडल पाथ? बोले आपकी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं आप उसको ईमानदारी से फॉलो करो, ईमानदारी से आप निभाओ। आप एक ज़िले के डीएम हैं तो डीएम की जो भी ईमानदारी के साथ जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उनको पूरी तरह से आप फॉलो करो, पूरी तरह से निभा दो, तो आपका वही मोक्ष है ना। मोक्ष की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपको लाइक स्वर्ग में जाके ही मोक्ष मिलेगा। मोक्ष आप यहाँ पर रहते हुए भी कर सकते हो, है ना। एक आचार्य रजनीश है, सबका आपने सबके बारे में, उनके बारे में सुना होगा। उनका यही है, उनका कॉन्सेप्ट ही यही है कि उनसे पूछा किसी ने कि सन्यासी कौन है? बोला जो सन्यासी, मैं वो सन्यासी नहीं मानता जो सब कुछ जीवन छोड़ छाड़ के 70-80 साल में वन को गए, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो आदमी है जो संसार के अंदर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से सच्चे मन से करे, दूसरे का भला सोचे, अपना जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाए। मेरी नज़र में वो सन्यासी है, ठीक। तो एक और था कि महात्मा बुद्ध का
महात्मा बुद्ध के बारे में खास बात यह है कि वो लगातार चलते रहते थे। मतलब आज यहाँ हैं, कल कहीं हैं। 25, 30, 40 किलोमीटर की यात्रा, इवन जब वो मरे 80 साल तक, तो लगातार वो कंटिन्यूटी के साथ करते रहे यात्रा। मतलब उन्होंने अपने जीवन को कभी भी रुकने नहीं दिया। तो किसी ने उनसे पूछा कि साहब आप इतना चलते हो डेली 30-40 किलोमीटर, आप थकते नहीं हो क्या? तो महात्मा बुद्ध ने क्या जवाब दिया? बोला मैं कहाँ चलता हूँ, ये तो छाया चलती है, मेरी जो परछाई है वो चलती है 30-40 किलोमीटर। तो मेरी जो आत्मा है वो तो एक जगह पर स्थिर है, स्टेबल है, वो नहीं चलती है। जिस दिन वो आत्मा ये कह देगी कि आप थक गए हो 5 किलोमीटर में ही, उस दिन मैं बैठ जाऊंगा। यही चीज़ हम लोगों पर अप्लाई होती है। क्या? जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं, तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि बस यार बहुत पढ़ लिया 1 घंटा, चलो रेस्ट करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कुछ और करते हैं, है ना। आत्मा को कॉन्सेप्ट आपका वो दिमाग ही, आप उसको ऐसे ही समझ सकते हो कि भाई क्या करते हैं, अपना रेस्ट करते हैं, छोड़ो यार बहुत पढ़ लिया। आप थके नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं थके हो, लेकिन आपके शरीर, आपका जो इंद्रियां हैं वो आपके ऊपर हावी हो गई है, उन्होंने आपको रोक लिया है। तो महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि जिस दिन, जब तक मेरी परछाई चलती रहेगी मैं थोड़ा थकूंगा, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरी आत्मा जवाब दे देगी कि भाई और नहीं, बस उस दिन मैं छोड़ दूंगा ये चीज़ें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन की जो कंटिन्यूटी है, चाहे वो लॉकडाउन है आज या नहीं है, जो आपका डेली का रूटीन है उसको बेहतरीन तरीके से फॉलो कीजिए, है ना। यूपीएससी की जो जर्नी है ये भी आप ऐसा ही समझ लो, एक आदमी को सिद्धार्थ से महात्मा बनाने की तरफ की जर्नी है। आप इसको ऐसे ही सोचो, यूपीएससी की जो ये जर्नी है ये आपको एक कॉमन मैन से एक खास आदमी बनाने की जर्नी है। इस जर्नी के बीच में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी आपके पर्सनल इश्यूज आएंगे, ये छोड़ गया, वो छोड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सब एक्सक्यूजेज हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। जो आपकी कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए, खुद को स्वस्थ रखिए, इंटरटेनमेंट कीजिए, खुद का, परिवार का ध्यान रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को कोई इशू है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप वगैरह पे जहाँ भी आप लोग चाहो तो आप लोग इसको बता सकते हैं, है ना। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि देखिए ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ये आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, नहीं होगा, या कुछ चेंजेस चाहिए आप लोगों को, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग, मैं यही कहूँगा कि आप लोग बस स्वस्थ रहिए। सबसे ज़्यादा ये चुनौती है, निपट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी एक ना एक दिन।